जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज का ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रहा है एसे 1 का एग्ज़ाम, उसके लिए जो बुक लॉन्च हुआ था, पता नहीं आप लोगों ने बुक लिया है या नहीं लिया है, तो हम आपको बुक से प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं ताकि आप लोगों का जो है ना एग्ज़ाम अच्छा से जाए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पूरा वॉच कीजिएगा। इससे बाहर सवाल आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, सभी सवाल यहीं से आएगा। तो कंप्लीट हिंदी का वीडियो ये मिलने वाला है। देखिए, तो आप लोगों को अगर पैसेज टाइप का मिलेगा तो वहाँ से भी आप लोग आंसर कर लेना। तो जैसे जिसके बारे में पैसेज रहता है उसी के बारे में पूछता है कि ये प्रस्तुत किस पाठ से लिया गया है, तो ये जो दो बैलों की पथ कथा से लिया गया है। पहले दर्जे का बेवकूफ़ किसको कहा गया था, तो मतलब होता है उसका बिल्कुल मूर्ख, यानी कि एकदम मूर्ख जो होता है उसको पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में किसके सीधेपन के बारे में बताया गया है, तो गधे के बारे में। ठीक है। किस जानवर को कभी क्रोध करते नहीं देखा और ना सुना होगा, तो गधे को कभी क्रोध करते और ना कभी सुना होगा। निरापद में कौन सा उपसर्ग होता है, तो निर जो है उसमें उपसर्ग लगा होता है। उसके बाद फिर से वही चीज़ है, ये पार्ट किस पार्ट से दिया गया है, जो पैसेज देता है ना वही पूछता है आप लोगों से। तो दो बैलों की कथा। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है, तो बैल को कहा गया है। किसको गधा कहा गया है, तो जो मूर्ख होता है उसको गधा कहते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, लेखक के अनुसार बैल का स्थान कहाँ है, तो गधे से नीचे। बछिया के ताऊ किसे कहा गया है, तो बैल को कहा गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल फिर से वही चीज़ है, दो बैलों की कथा का ही हम लोग पढ़ रहे हैं। दोनों बैलों का नाम क्या था, तो हीरा और मोती। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। ठीक है। बैल किस जाति के थे, तो बैल जो है पछाही जाति के थे। दोनों बैल एक दूसरे के विचार विनिमय कैसे करते थे, तो मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। साथ साथ रहते दोनों बैलों में क्या हो गया था, तो भाईचारा हो गया था। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, फिर से ये दो बैलों की कथा हो गया। हीरा मोती किस भाषा में एक दूसरे से बात करते थे, तो मुख भाषा में बात करते थे। कौन एक दूसरे को कनखियों से देखा करता था, तो दोनों बैल एक दूसरे को कनखियों से देखा करते थे। ठीक है। नया घर, याद रखिएगा, नया घर जो है, नए आदमी किसे बेगाने लग रहे थे, तो ये हीरा और मोती को बेगाने लग रहे थे। हीरा और मोती मजबूत पगहें को तोड़कर किस तरफ भागे थे, तो घर की तरफ भागे थे। ठीक है। नेक्स्ट है, छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिला जाती थी, तो रोटियां। लड़की के पिता का नाम क्या था, तो भैरव। ठीक है। सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी, तो उसे मारती थी। नेक्स्ट है, दोनों बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, तो वे दिन भर जोते जाते और डंडे खाते थे। नेक्स्ट है, लेखक कौन है इसका, तो प्रेमचंद है। ठीक है, दो बैलों की कथा का लेखक कौन है, प्रेमचंद है। दो बैलों कथा की पाठ का लेखक प्रेमचंद। दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम हीरा और मोती। इसको याद रखिएगा। हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था, तो झूरी था। दो बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ है, तो ये एक कहानी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये क्या है, एक कहानी है। नेक्स्ट है, गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है, तो बैल को। किसको गधा कहा गया है, तो जो मूर्ख होता है ना उसको गधा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, गया ने हीरा मोती को दोनों को बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि वह हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था। दढ़ियल व्यक्ति कौन था, तो बैलों को खरीदने वाला जो था वो एक दढ़ियल व्यक्ति था। प्रेमचंद ने जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे कहा, तो गधा को। दोनों बैलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ पड़ा था, तो छोटी बच्ची का प्रेम उमड़ पड़ा था। दोनों बैल अपने नए स्थान पर किस समय पहुंचे थे, तो संध्या में, यानी शाम के समय। दोनों बैलों की एक बार किस जानवर से भिड़ंत हुई थी, तो सांड से। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, लेकिन औरत पर सिंह चलाना मना है, ये कथन किसका है, तो ये कथन जो था वो हीरा का था। पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए थे, तो झूरी के घर गए थे। दूसरे के खेतों में उद्यम मचाने वाले पशुओं को पकड़कर कहाँ रखा जाता था, तो कौंजी हाउस में। दोनों बैलों के बीच कैसा संबंध था, तो मधुर प्रेम का संबंध था। अपने मालिक के यहाँ बैल रात को कहाँ पर बांधे जाते थे, तो चरनी में बांधे जाते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे की कनखियों से देखा और लेट गए। ये पंक्ति किस पाठ का है, तो दो बैलों की कथा का है। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है, ये पंक्ति किस पाठ का है, तो दो बैलों की कथा का है। इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, ये पंक्ति किस पाठ का है, तो ये भी दो बैलों की कथा का है। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए इसके बाद जो आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। कह रहा है कि यहाँ से आप देखिए, सुमति कौन था, तो सुमति एक भिक्षु था। राहदारी का अर्थ क्या होता है, तो अनुमति पत्र। राहदारी का अर्थ क्या, अनुपत्र। परि परित्यक्त चीनी किला किसे कहा गया है, ठीक है, तो ये कहा गया है सैन्य के किले को। लेखक कितने साल पहले गरीब की झोपड़ी पर ठहरा था, तो 5 साल पहले ठहरा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, तिलिली विशाल मैदान कैसा था, तो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू के समान था।
सुमति अपने यजमानों को क्या लाकर देता था? तो गंडे। क्या लाकर देता था? गंडे। लेखक सुमति ने गांव में जाने से क्यों मना किया? अत्यधिक समय लगने के कारण। ठीक है। मैदान के बीच कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो तिलरी समाधि गिरी। नेक्स्ट है, तिब्बत की ज़मीन किसमें बटी है? तो तिब्बत की जो ज़मीन बटी है वो जागीरदारों में बटी है। शेखर विहार की खेती भिक्षु का क्या नाम था? तो नमसे। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तिब्बत का हर जागीरदार किनसे खेती करता था? तो बेगार मजदूरों से। खेती का प्रबंध करने के लिए किसे भेजा जाता था? तो भिक्षु को भेजा जाता था। ठीक है। अगला सवाल है, लहासा की ओर पाठ का लेखक का नाम क्या है? राहुल सांकेतियायन। लहासा की ओर पाठ के लेखक क्या कहकर भीख मांगते थे? तो कुची कुची यानी 1 पैसा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राहुल सांकेतियायन का मूल नाम क्या था? केदार पांडे। लड़कोर जाने के लिए करीब कितनी हजार फीट की चढ़ाई करनी पड़ती थी? तो 17 से 18 हजार फीट की चढ़ाई करनी पड़ती थी। नेक्स्ट है, राहुल सांकेतियान ने किसका शास्त्र रचा है? तो घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा है। लहासा की ओर पाठ में नमसे कौन था? तो बौद्ध भिक्षु था। राहुल सांकेतियान ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में किया था? तो ये जो किया था भिखमंगे की वेश में किया था, याद रखिएगा। शेखर विहार की खेती भिक्षु का क्या नाम था? तो ये था नमसे। क्या नाम था इसका? नमसे नाम था। ठीक है। सुमति किस जाति का था? तो सुमति मंगोल जाति का था। कुची कुची का क्या अर्थ होता है? तो कुची कुची का अर्थ होता है दया दया। डाकुओं के लिए तिब्बत में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो डांडे। लेखक को सुमति ने चोर डकैत से बचने का कौन सा रास्ता सुझाया था? तो भीख मांगने का रास्ता सुझाया था। नेक्स्ट है आपका, तिब्बती लोग टोंडीदार बर्तन को क्या कहते थे? तो खोटी कहते थे। तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती थी? तो चोड़ी में कूटती थी। नेक्स्ट है आपका, लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चल गया था? तो मील 1.5 मील चल गया। शेखर विहार में कंजूर कितनी हस्तियां लिखी पोथियां थी? तो 103। लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों को किस कारण बिछड़ गया था? तो लेखक का घोड़ा धीमा चलने लगा और रास्ता क्या हो गया? भटक गया। लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था? लहासा की ओर पाठ के आधार पर बताइए। तो सुमति था। लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था? तो सुमति था। ठीक है। तो हम लोग इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? तो उपभोक्तावाद का जीवन दर्शन आ रहा है। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के अनुसार हमारी नई संस्कृति किसकी संस्कृति है? तो अनुकरण की संस्कृति यानी नकल करने की। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। ये पंक्ति किस पाठ का है? तो उपभोक्तावाद की संस्कृति का है। उपभोग भोग ही सुख है। यह पंक्ति किस पाठ का है? उपभोक्तावाद की संस्कृति का है। उपभोक्तावाद संस्कृति हमारे समाज उपभोक्ता संस्कृति हमारे समाज के लिए चुनौती है। ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। उपभोग भोग ही सुख है। यह पंक्ति किस पाठ का? उपभोक्तावाद की संस्कृति का है। उपभोक्तावाद की संस्कृति किसकी गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है? तो बाजार। उपभोक्तावादी की संस्कृति में विज्ञापन किस तरह से काम करते हैं? तो सेना की तरह काम करते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। ये पंक्ति किस पाठ का है? तो ये उपभोक्तावाद की संस्कृति का है। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के अनुसार हमारी नई संस्कृति जो है वो अनुकरण की संस्कृति है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा कैसी जीवन शैली अपनाई जा रही है? तो प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। उपभोक्तावाद की संस्कृति किस प्रकार का पाठ है? तो एक तरह का निबंध है। आज सामंत बदल गए हैं। सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया। यह पंक्ति किस पाठ का है? तो उपभोक्तावाद की संस्कृति का है। जैसे जैसे दिखावे की ओर संस्कृति फैलेगी सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। यह पंक्ति किस पाठ का है? तो उपभोक्तावाद की संस्कृति का है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सांवले सपनों की याद पाठ का लेखक कौन है? तो जाबिर हुसैन। सांवले सपनों की याद किस प्रकार का पाठ है? तो ये डायरी शैली में एक संस्मरण है। वर्डवाचर किसे कहा गया है? तो सालिम अली को वर्डवाचर कहा गया है। जटिल प्राणी इनमें से किसे कहा गया है? तो पक्षी को कहा गया है। जटिल प्राणी के लिए कौन हमेशा एक पहेली बने रहेंगे? तो सालिम अली। नेक्स्ट है आपका, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा है? तो फॉल ऑफ स्पैरो। सांवले सपनों की याद पाठ किनका वर्णन हुआ है? तो सांवले सपनों की याद में यानी कि नायक कौन है? तो सालिम अली, इन्हीं का वर्णन हुआ है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने बाजार अथवा सागर बनकर उभरे हैं। यह पंक्ति किस पाठ का है? तो सांवले सपनों की याद का है। जाबिर हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1945 में बिहार में। किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था? तो गोरैया ने। नेक्स्ट है, सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तहमीना। ये एग्जाम में पूछा जाता है। सालिम अली की मृत्यु कब किस बीमारी से हुई थी? तो ये कैंसर से हुई थी। डी एच लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था? तो फ्रीडा।
सालिम अली केरल के किस वैली में रेगिस्तानी हवा से बचाना चाहते थे? तो साइलेंट। सालिम अली किस प्रधानमंत्री से मिले थे? चौधरी चरण सिंह से। फ्रीडा के अनुसार उसके पति के बारे में उससे अधिक कौन जानता है? तो गुरैया। सांवले सपने की याद में पाठ के लेखक में किस प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक की चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो सालिम अली का। नेक्स्ट है आपका कबीर जो है वो किसके उपासक थे? तो ये जो थे निर्गुण उपासक थे। कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक ग्रंथ कौन माना जाता है? तो बीजक। ठीक है। कबीर के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति मिलती है? तो मन के द्वारा। मानसरोवर सुबर जल हंसा कोली कराही में, हंस किसका प्रतीक है? तो भक्त हृदय का प्रतीक है। कबीर विरोधी थे, किसका विरोधी थे? पाखंड का, कर्मकांड का और भेदभाव का, इनमें से सभी। कबीर के अनुसार मानसरोवर क्या है? तो भक्त, मन या मानस। ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है कबीरा का क्या अर्थ होता है? तो कबीरा का अर्थ होता है ज्ञानी। मानसरोवर में कौन विहार कर रहा है? तो हंस विहार कर रहा है। सोई संत सुजान में सुजान का अर्थ क्या होता है? तो चतुर। काबा किसका तीर्थस्थल है? तो मुस्लिमों का। अज्ञानी संसार, याद रखिएगा, अज्ञानी संसार को किसका प्रतीक कहा गया है? तो कुत्तों का। कबीर का साखियों के किसका महत्व बताया गया है? तो प्रेम का। भक्तलीन कवि, याद रखिएगा, भक्तलीन कवि जो है वो कबीर है। कबीर दास का जन्म कब हुआ था? सन 1398 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मनुष्य ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता है? तो खेल के मैदान में। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ पाया जाता है? तो सब श्वासों की श्वास में। ठीक है। कबीर के दूसरे शब्द पद में किसके महत्व का वर्णन हुआ है? तो अज्ञान का। मनुष्य किसको ढूंढता फिरता है? तो ईश्वर को। किसको सब श्वासों की श्वास में कहा गया है? तो ईश्वर को। मौके कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तेरे पास हूँ, इनमें मैं किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो भगवान के लिए। ज्ञान की आंधी आने से क्या समाप्त हो जाता है? तो भ्रम। भ्रम जो है वो फिर समाप्त हो जाएगा। आंधी के बाद बरसने वाले जल का क्या आशय है? तो ये हो जाएगा आपका प्रभु की भक्ति का आशय। ठीक है। वाक कविता का कवि कौन है? इंपॉर्टेंट है, ललक्त। ठीक है, तो लेखक का नाम पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट आपका ललक्त किस भाषा की कवित्री हैं? तो ये जो है कश्मीरी भाषा की कवित्री हैं। वाक कविता में माझी किसे कहा गया है? तो ईश्वर को कहा गया है। ठीक है। थल थल में बसता है शिव, ये पंक्ति किस कविता की है? तो वाक की है। ललक्त का जो काव्य शैली क्या है? तो वाक है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, ये पंक्ति किस कविता की पंक्ति है? तो वाक की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कवित्री ललक्त ने किसको सच्चा ज्ञान माना है? तो आत्मज्ञान को सच्चा ज्ञान। कवित्री ने किस नाव को खींचने की बात की? तो जीवन रूपी नाव को खींचने की बात कही है। कवित्री संसार में किस राह में आई थी? तो सहज सामान्य रूप से आई थी। भोग त्याग के बीच संतुलन रखने वाला कौन होता है? तो समभावी होता है। वाक किसे कहते हैं? तो वाक वाणी को कहते हैं। शिव कहाँ बसते हैं? तो शिव सर्वत्र बसते हैं। ठीक है। सिद्धियाँ तथा निधियाँ कितनी होती है? तो सिद्धियाँ 8, निधियाँ 9। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। मुरलीधर किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को। कलिंद कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? तो ये जो है अनुप्रास अलंकार है। कवि रसखान किसकी भक्ति में लीन रहते हैं? तो कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित रसखान की कविता किस छंद में वर्णित है? तो सवैया में। गोपियाँ कृष्ण की मुरली से क्या करती है? तो ईर्ष्या करती है। रसखान की कविता किस भाषा में वर्णित है? तो ब्रज भाषा में वर्णित है, याद रखिएगा। रसखान अगले जन्म में मनुष्य होने पर कहाँ जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते? तो ब्रज के क्षेत्र गोकुल गांव में। रसखान का मूल नाम क्या है? तो सैयद इब्राहिम। नेक्स्ट है आपका श्री कृष्ण ने गांव वालों को किसके क्रोध से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत को उंगली पर धारण कर लिया था? तो इंद्रदेव। रसखान किसी न किसी रूप में अपना संबंध किससे स्थापित करना चाहते? तो ब्रज भूमि से। नेक्स्ट है आपका धराम धरी अधरा ना धरोंगी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए।